हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ंतु। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला लेसन, द लिविंग वर्ल्ड। तो आज से हम अभी जितने भी वीडियोस आएंगे वो एनसीईआरटी नीट रिलेटेड आएंगे। और एनसीईआरटी 11th हम पढ़ेंगे, साथ में 12th भी पढ़ेंगे। और अदर टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट है वो भी कवर करेंगे। और जो भी डाउट सेशंस होंगे वो भी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले लेसन से, और वो है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड का पहला लेसन है। हम डिटेल पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज हम जाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक है एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है टॉपिक का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो वर्ल्ड मतलब दुनिया, लिविंग मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पे जिंदगी हो, लाइफ हो। तो ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लाइफ है। बट डाइवर्सिटी क्या है, मतलब डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधताएं। हिंदी में विविधताएं बोलते हैं, डिफरेंटनेस, वेराइटी। तो उसे हम डाइवर्सिटी कहेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हमें अगर एक ही जगह पे देखने को मिल रही है तो वो डाइवर्सिटी कहलाएंगी। तो हमें जिंदगी में मतलब लाइफ में अलग अलग प्रकार की लाइफ अगर देखने को मिलती है इस दुनिया में तो हम उसे डाइवर्सिटी हम कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे अपने अर्थ को तो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत वेराइटी है ऑर्गेनिज्म में। और ये जरूरी नहीं ऑर्गेनिज्म हमें दिखे। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। अब हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है कुदरत ने। जो भी क्रिएचर है इस वर्ल्ड में उन्होंने, कि उसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए अलग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। बट हाँ, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो इस लाइफ में अवेलेबल है। तो उन्हें भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट्स देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी अलग अलग प्रकार के वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। बट वो भी इस वर्ल्ड का हिस्सा है और वो भी जिंदा है। अब ऐसा बोला जाता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इस वर्ल्ड में अवेलेबल है। बट ये जो नंबर है ये बढ़ भी सकता है। ये क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि हर दिन, हर साल या फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसी नई स्पीसीज हमें दिख जाती है जो इसमें ऐड हो सकती है। अब देखो, कुछ साल पहले कोविड आया जिसमें कोरोना वायरस एक नया प्रकार का हमें वेरिएंट मिला। कोरोना वायरस एक नया प्रकार का वायरस मिला। वो भी अब इस सूची में ऐड हो चुका है। तो अब 1.7 से 1.8 मिलियन एक रफली आइडिया, एक नंबर हम ले लेते हैं। और 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में मौजूद है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट प्रोस्पेक्टिव से भी आ सकता है कि कितने मिलियंस ऑफ स्पीसीज फिलहाल मौजूद है, डिस्क्राइब हुए हैं। तो 1.7 टू 1.8। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? अब इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हमारे अर्थ में अवेलेबल है, इतनी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज अवेलेबल है, तो उस प्रकार को, अलग अलग प्रकार को हम एक नाम दे देते हैं बायोलॉजी में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे अगर आप देख लो आपके घर पे ही, तो आपके घर पे फॉर एग्जाम्पल डॉग है, कुछ प्लांट्स है, और आप भी रहते हो, मतलब ह्यूमंस है। अब आपके घर में ही डॉग या फिर कोई भी पेट हो सकता है जिसको हम पेट कहते हैं। डॉग एक है, एनिमल मतलब ह्यूमन एक है, प्लांट एक है। देखो, ह्यूमन और प्लांट दो अलग अलग स्पीसीज एक जगह पे मौजूद है, मतलब आपके घर में भी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के या फिर वेराइटी जिसको हम बोलेंगे। तो ऐसी कितने अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मौजूद है? 1.7 टू 1.8 मिलियंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात ऐसी है कि हर स्पीसीज को उसके लोकल्स नेम दिए गए हैं। कुछ भी चीज, कुछ, अब हम कैसे पहचानते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी वस्तु को हम तब तक नहीं पहचान सकते हैं जब तक उसका कोई नाम ना हो। तो नाम तो हमें देना पड़ेगा। बट ऐसी बात है कि किसी किसी प्लांट को लोकली नेम दिए जाते हैं। मतलब इंडिया में कुछ और बोलेंगे तो फिर अमेरिका में कुछ और बोलेंगे, चाइना में उसे कुछ और बोलेंगे बोलेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स होते हैं।
अब लोकली दिए जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है कि भाई आप जो भी प्लांट है उस प्लांट को इंडिया में अलग नाम देते हो, ऑस्ट्रेलिया में अलग नाम देते हो, अमेरिका में अलग नाम देते हो। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया में एक ही प्लांट को अलग अलग नामों से अगर बोला जाता है तो वो लोकल्स नेम दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा भाई, कैसे क्या कंफ्यूजन होगा? देखो भाई, इंडिया में अगर इसको कुछ दूसरे नाम से बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आम के पेड़ को आम का पेड़ बोला जाता है और यूएसए में उसे मैंगो ट्री बोला जाता है। अब जो इंसान को पता है कि इस पेड़ को आम का पेड़ बोलते हैं, अगर वो इंसान यूएसए जाके भी आम का पेड़ दो ऐसा बोलेगा, आम का पेड़ कहाँ है ऐसा बोलेगा, तो उनको नहीं समझने वाला। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो मैंगो ट्री बोलते हैं। तो ये मैंगो ट्री या ये आम का पेड़, ये सब लोकल नेम दिए गए हैं हम। तो लोकल नेम से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होता है अगर हम वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसीलिए इसीलिए ऐसा ना हो, कंफ्यूजन ना हो। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में घूमो और सिर्फ वही एक नाम रहे। मतलब आप बोलो कि हाँ मुझको ये चाहिए, तो वो कोई भी वर्ड, आप चाइना जाओ, आप जापान जाओ, आप यूएसए जाओ, आप कोरिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपने अगर वो नाम बोला तो आपको वही टाइप के प्लांट के बारे में वो अब बताए या फिर वही प्रोवाइड करे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आम है, आम का पेड़ जो है उसे एक नाम दिया है, बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजी मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, ये आम के पेड़ को नाम दिया है और ये साइंटिफिक नेम है। अब ये मैंजीफेरा इंडिका अगर आप कोरिया जाके भी बोलते हो कि वेयर इज द मैंजीफेरा इंडिका, तो भी वहां पे वो आम के पेड़ के बारे में बात चल रही है ऐसा समझेंगे। आप यूएसए जाओगे और बोलोगे मैंजीफेरा इंडिका के बारे में आप बता रहे हो, तो वो भी आम के बारे में ही, आम के पेड़ के बारे में बता रहे हैं ऐसे समझेंगे। तो इससे क्या क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि भाई आप इंडिया से हो, आप जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे हो मैंजीफेरा इंडिका, उसी के बारे में यूएसए वाले भी बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम सेम है। आम के पेड़ को मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। ये आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ वो यही नेम रहेगा। तो ऐसे नेम हमें चाहिए होते हैं, और ऐसे नेम हमें क्यों चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब ऐसे नेम कैसे दे सकते अपन, क्या प्रोसेस है? अगर आपको किसी भी प्लांट को, किसी भी चीज को ऐसे साइंटिफिक नेम देने हैं, तो उस नेम देने वाली प्रोसेस को एक नाम है, दूसरे कहते हैं नोमेनक्लेचर। अगर आपको साइंटिफिक नेम देने हैं, कैसे नेम देने हैं, साइंटिफिक। अगर आपको ऐसे नेम देने हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम हो, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, और उस साइंटिफिक नेम को, उस देने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में भी है, बट बायो में भी नोमेनक्लेचर होता है। ये नोमेनक्लेचर यूनिवर्सल होता है, मतलब आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ और उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आप पूछते हो तो आपको वही चीज के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, वाटर जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और पानी, पानी जो है ये एक हिंदी वर्ड है। अब पानी हो गया, जल हो गया, ये पानी और जल हिंदी में अलग, मतलब इसको अलग नाम दिया है, और वाटर इंग्लिश में अलग नाम दिया। अब जिसको पानी और वाटर का यूनिवर्सल नेम है एक्वा। ये एक्वा आप कहीं पे भी चले जाओ, आप ब्राजील जाओ, आप कोरिया जाओ, जापान जाओ, यूएसए जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आप बोलोगे मुझे एक्वा चाहिए, तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है, हिंदी वाले पानी और इंग्लिश वाले वाटर के बारे में। अब एक्वा नाम साइंटिफिक नेम है। तो ये कैसे पढ़ा, ये एक प्रोसेस से पढ़ा, और वो प्रोसेस का नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। हमें नामकरण करना पड़ा, नामकरण के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। बट ये नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम्स के लिए होता है। तो लोकल नेम से सिर्फ क्या बढ़ता है, कंफ्यूजन, और इसको दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर क्या है, एक ऐसी मेथड है जिससे हम नाम दे सकते हैं, और वो नाम साइंटिफिक नेम्स होते हैं। और याद रखना, साइंटिफिक नेम्स जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है साइंटिफिक नेम्स की। अब हमने ये देख लिया कि साइंटिफिक नेम्स क्यों जरूरी होती है। सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जरूरी होती है कि भाई
अगर पानी आपको इंडिया में बोलना है और वाटर आपको अगर इंग्लिश में बोलना है, तो भाई उसको आप इंडिया में जाके अगर आप वाटर बोलते हो, जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं पता वाटर क्या होता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक्वा वो एक साइंटिफिक नेम है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें साइंटिफिक नेम्स की जरूरत पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को हमें पहचानना है तो हमें साइंटिफिक नेम्स की जरूरत पड़ती है। अब ये साइंटिफिक नेम्स कौन देता है, ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? अब फॉर एग्जांपल आप हमारे घर पे कोई बच्चा होता है, तो उसका नामकरण उसके पेरेंट्स करते हैं, या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान करता है जो समझदार है और जो अथॉरिटी रखता है वो नाम देने की उसे। तो बच्चा खुद तो अपना नाम नहीं रखता कि मेरा नाम भाई, मेरा नाम आज से पिंकू है। बच्चा कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा मेरा नाम तो आज से राहुल है, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। उसको नाम देने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी रहेगी कि भाई हाँ ये बच्चे का नाम ये है। अब हमें भी साइंटिफिक नेम्स अगर देने हैं, अगर वो साइंटिफिक नेम्स हमें अगर प्लांट्स को देने हैं, तो उसके लिए भी अथॉरिटी है, दैट इज आईसीबीएन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज आपको पूछ सकता है कि साइंटिफिक नेम्स अगर हमें प्लांट्स को देने हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन प्रोवाइड करेगा, कौन देगा। तो उसका नाम है, बॉडी है, अथॉरिटी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये नाम देती है प्लांट्स को। और ये नाम्स कैसे होते हैं? साइंटिफिक नेम्स होते हैं। और ठीक उसी तरीके से एनिमल्स जो है उनको भी नाम देने के लिए अलग से बॉडी होती है, अलग से अथॉरिटी होती है, दैट इज आईसीजेडएन, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर एनिमल्स को देना है तो आईसीजेडएन, और प्लांट्स को देना है तो आईसीबीएन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में वगैरह, ठीक है। तो नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया कि साइंटिफिक नेम्स प्लांट्स और एनिमल्स को देने के लिए कौन सी बॉडीज होती है, अथॉरिटीज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम्स, अब ये हम देते हैं तो उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बट यहाँ पे एक टाइप है नॉमेनक्लेचर का जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसने बताया, उन साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि भाई बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से आप साइंटिफिक नेम्स दे सकते हो। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, नाम किसी भी साइंटिफिक नेम को देने वाली प्रोसेस को नाम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बट यहाँ पे बायनोमियल, बाय मतलब होता है दो, नॉमियल मतलब नेम, मतलब दो नाम वाला अगर है तो उसे हम बायनोमियल कहते हैं। और दो नाम देने वाली प्रोसेस को हम कहेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगर आपको दो नाम देना है किसी भी दो नाम का एक वर्ड है, मतलब सॉरी, दो नाम मतलब दो वर्ड्स का एक है, दो वर्ड्स का अगर एक नाम बनता है तो उसे हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? बाय मतलब दो, नॉमियल मतलब वर्ड बोल सकते हो या नेम, या दो शब्दों से जुड़ा जो नाम होता है, दो शब्दों से जुड़ा नाम, उसे हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल आपका भी होता है, जो भी आपका एक फर्स्ट नेम होता है, एक लास्ट नेम होता है। तो आपका अगर ऐसा है कि एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है, ले लेते हैं एक अंकुर सिंह। अंकुर ये पहला वर्ड है, सिंह दूसरा वर्ड है। तो ऐसे दो चीजों से मिलके अगर ये एक नाम बनता है तो उसे हम कहेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये किसने बताया है? ये बताया है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया, और ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करता है। अब इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कौन सी चीजें होती है? तो दो नेम्स तो होते हैं, बट पहला है जो फर्स्ट नेम आएगा, जो पहला नेम आएगा वो होगा जेनेरिक नेम। जेनेरिक मतलब उसके जीन से रिलेटेड नेम होगा। ये जीनस, फैमिली, किंगडम ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बट जीनस रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, उसके जीनस रिलेटेड पहला नाम रहेगा। और दूसरा नाम जो आएगा उसका सेकेंड नेम आएगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू हिज स्पीसीज। उसके स्पीसीज के हिसाब से, जो स्पीसीज रहेगी उसके हिसाब से सेकेंड नाम आएगा। तो जीनस जेनेरिक नेम प्लस स्पीसीज स्पेसिफिक एपिटेट, एपिट स्पेसिफिक एपिट। तो ऐसे स्पीसीज और जीनस
को कंबाइन करके हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनेगा। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अब आम के ही मैंगो, जो मैंगो होता है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है, दूसरे कलर से लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंजीफेरा है ये मैंगो का जीनस रिलेटेड नाम है, और जो इंडिका है वो उसका स्पीसीज रिलेटेड है। तो जीनस प्लस स्पीसीज मतलब यहाँ पे एक और दो नामों से मिलके एक नाम बना है, तो उसे हम कहेंगे ये कौन सा टाइप का नोमेनक्लेचर है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये नोमेनक्लेचर किसने दिया गया है, ये दिया है मिस्टर कार्लस लिनियस ने। हम आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स क्या है भाई, रूल्स होता है किसी भी चीज को अगर हमें फॉलो करना है तो रूल्स होता है, नाम भी देना है तो रूल्स होता है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि जो नाम है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए और इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। तो दो चीजें हैं कि एक तो भाई पहला जो है लैटिन भाषा में होना चाहिए, और दूसरा है वो इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो बायोलॉजिकल नेम है उसमें जो पहला शब्द है, पहला शब्द जो है वो उसका जीनस रिप्रेजेंट होना चाहिए, और जो सेकंड शब्द रहेगा वो उसका स्पीसीज रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो पहला मैंजीफेरा था वो उसका जीनस, मैंगो का जो आम का जो पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम में जो पहला वर्ड आता है मैंजीफेरा वो जीनस रिलेटेड होता है, और इंडिका जो सेकंड वर्ड आता है वो है स्पीसीज रिलेटेड होता है। तो वही उन्होंने कहा है कि जो रूल है वो ये कहते हैं कि पहले तो लैटिन भाषा में होना चाहिए, उसके बाद जो पहला वर्ड है वो जीनस में होना चाहिए, रिलेटेड टू जीनस, और सेकंड जो रहेगा सेकंड वर्ड वो कैसा होना चाहिए, स्पीसीज रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सेकंड रूल हो गया, पहला हो गया, सेकंड हो गया। अब जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम आप लिखोगे, जो भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे, वो अगर आप हैंड रिटन में लिखते हो, अगर आप हैंड रिटन मतलब अपने कॉपी में लिखते हो, तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना है। अगर मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, अब मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो दोनों को मेरे को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये रूल्स होता है। और अगर ये कब है, जब आप हैंड रिटन लिखते हो, अगर आप अपने हाथों से लिखते हो, कॉपी में लिखते हो, कहीं लिखते हो, पेपर में लिखते हो, तो मैंजीफेरा इंडिका या फिर जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिखोगे तो आपको पहले दोनों नेम्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा पेपर में या फिर नोट्स बनाते वक्त भी। बट अगर आप प्रिंट फॉर्म में लिखते हो जैसे टेक्स्ट बुक में है या फिर कहीं पे, तो वो लैटिन में वो कैसा रहेगा, इटैलिक्स में रहेगा, इस तरीके से मैंजीफेरा इटैलिक्स में रहेगा, इंडिका तो इटैलिक्स में वो मौजूद रहेगा अगर वो प्रिंट में रहता है तो। अब ये हो गया थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या बोला भाई, अगर आप हाथ से लिखते हो तो आपको दोनों को अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर आपको इटैलिक्स में उसको लिखना पड़ेगा। अब फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ रूल ये बोलता है कि जो दो नाम रह गए बाइनोमियल में, दो नाम रह गए जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, उसमें जो पहला वर्ड रहेगा मैंजीफेरा, उसका जो पहला शब्द रहेगा वो पहला जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल। और दूसरा जो इंडिका, दूसरा जो हमने लिखा है नाम स्पीसीज रिलेटेड, उसका जो आएगा पहला वर्ड वो रहेगा स्मॉल लेटर में। तो जो पहला जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस का वो कैपिटल में रहेगा, और जो स्पीसीज रिलेटेड जो हमने यहाँ पे लिखा है वर्ड, उसका जो पहला शब्द है वो कैसा रहेगा, स्मॉल इसमें रहेगा। ये आपको समझ गया, ये रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है जिसमें ह्यूमन है, कहीं पे डॉग्स है, ह्यूमन है, डॉग है, कहीं प्लांट है। अब ये ग्रुप है, तो ये क्या है, एक ग्रुप। अब आपको बोला गया कि भाई इसका क्लासिफिकेशन करो, तो आप क्या करोगे, हाँ बोलोगे कि हाँ ह्यूमंस अलग है, जो डॉग है वो अलग है,
जो पेड़ है वो अलग है, आप तीनों को अलग अलग निकालोगे। तो आपने क्या किया, इन तीनों को अलग अलग निकाला। अब इन तीनों को अलग क्यों निकाला, क्योंकि आपने कुछ देखा, इनके कुछ ऑब्जर्वेशन किया इनके कैरेक्टर्स के बारे में। आपने देखा कि ह्यूमंस ह्यूमंस दो पैरों पे खड़े होते हैं, तो टू लेग्स पे खड़े होते हैं। और जो डॉग्स है वो फोर लेग्स होते हैं। और इनके तो नो लेग्स है, इनके कोई लेग्स ही नहीं होते। इनमें स्टेम होती है, इसमें स्टेम नहीं होती है, इसमें भी स्टेम नहीं होती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके आपने उनको अलग अलग किया। अब अलग अलग करने के बाद आपने ये क्या बनाई, इसको हम कहते हैं कैटेगरी। कैटेगरी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, कैटेगरी। आपने ये पहली कैटेगरी बनाई, ये दूसरी कैटेगरी बनाई, ये तीसरी कैटेगरी बनाई। तो आपने क्या किया, ग्रुप से आपने ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैटेगरी में। आपने जो ग्रुप को कैटेगरी में कन्वर्ट किया, और आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया कि भाई ये है और वो है, कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके। अगर आपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके किसी भी ग्रुप को छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो उस चीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे हम उसे, क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेक्सा क्या होता है। अब हमने बात किया कैटेगरी की, तो कैटेगरी को ही हम टेक्सा कहते हैं। तो कैटेगरी का जो दूसरा नाम है वही टेक्सा होता है। अब टेक्सोनॉमी एक वर्ड आएगा आपको। क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि हमको ग्रुप को कैटेगरी में डिवाइड करना है, और ग्रुप को कैटेगरी में डिवाइड करना है तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। बट ये क्लासिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, मतलब जो प्रोसेस लगेंगी क्लासिफिकेशन के जो प्रोसेस है, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने वाली प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहते हैं। और टेक्सा मतलब होता है कैटेगरी। टेक्सा मतलब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन, इस कैटेगरी को आपने नाम दिया ह्यूमन, तो ह्यूमन एक कैटेगरी हो गई। तो ह्यूमन एक कैटेगरी को दूसरा नाम है टेक्सा। टेक्सा एक ह्यूमन, ह्यूमन इज ऑल्सो टेक्सा, ह्यूमन इज ऑल्सो कैटेगरी। तो एक टेक्सा हो गया। अगर डॉग एक कैटेगरी हो गई तो फिर ये एक प्रकार का एक और टेक्सा हो गया। प्लांट अगर एक कैटेगरी होगी तो ये एक प्रकार का टेक्सा हो गया। तो इस तरीके का कैटेगरी मतलब ही टेक्सा होता है, और टेक्सोनॉमी मतलब होता है क्लासिफिकेशन करने वाली प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पढ़ंतु, और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये टॉपिक समझा हो और नहीं समझा हो इसमें से कुछ, तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो। आगे वीडियो अगले टॉपिक पे आएगा। तब तक के लिए बी पेशेंट एंड बाय बाय।